जी, आज हमारा टॉपिक है जी कंपैरिजन ऑफ एंट्रीज ऑफ पीरियोडिक एंड परपेचुअल सिस्टम। ये आपके सामने जो पेज ओपन है ये आपकी जो स्टडी टेक्स्ट है आई कैप वाली, ये उससे लिया गया है। आप उस बुक को ओपन करके साथ साथ चीज़ों को कंपेयर भी कर सकते हैं। जो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपने साथ साथ देख लेनी है। अच्छा जी, आपके सामने लिखा हुआ जी एंट्री। एंट्री क्या होगी? पीरियोडिक मेथड में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा और परपेचुअल में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, ये हमने चीज़ें देखनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में दोनों कहते हैं जी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होगी पिछले साल की उसको इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है क्लोजिंग इन्वेंट्री एज मेजर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड। याद रखिएगा पीरियोडिक सिस्टम में फिजिकली जाके स्टॉक रूम में चीज़ें मेजर की जाती हैं या काउंट की जाती हैं, फिर उसकी वैल्यूएशन की जाती है। जबकि परपेचुअल सिस्टम में क्लोजिंग बैलेंस ऑन इन्वेंट्री अकाउंट आपको पता होता है, उसके लिए आपको इन्वेंट्री मेजर करने की ज़रूरत नहीं होती। ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। एंट्री दोनों की सेम है, बराबर ब्रॉड डाउन करना है, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक को मेजर किया जाता है। पिछले साल के एंड पे जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको मेजर किया जाता है। परपेचुअल में मेजर नहीं किया जाता है, आपको पता होता है क्योंकि वो कंप्यूटराइज सिस्टम है। ओके जी, दूसरी बात हम कर लेते हैं परचेज ऑफ इन्वेंट्री। अगर आप चीज़ें परचेज कर रहे हैं तो आपने एंट्री पास करनी है परचेजेस डेबिट, पेएबल या कैश क्रेडिट। अगर उधार पे ले रहे हैं तो पेएबल, और अगर कैश पे ले रहे हैं तो कैश क्रेडिट होगा। लेकिन परपेचुअल में जब इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट होता है या पेएबल कैश क्रेडिट होता है। फर्क इस चीज़ का है, यहाँ पे परचेज आ रहा है, यहाँ पे इन्वेंट्री आ रहा है। पीरियोडिक में परचेज अकाउंट बनता है, लेकिन परपेचुअल में एक ही अकाउंट बनता है, इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है। ये आप इससे पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से देख चुके हैं। ठीक है जी। फ्रेट पेड, ये फ्रेट होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो आप चीज़ें रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हैं उसके ऊपर अगर आप पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे पीरियोडिक सिस्टम में कैरेज इनवर्ड के नाम से अलग से अकाउंट बनता है, कैरेज इनवर्ड डेबिट और पेएबल या कैश क्रेडिट। लेकिन परपेचुअल में आप इन्वेंट्री में ही उसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और पेएबल या कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। रिटर्न ऑफ इन्वेंट्री टू सप्लायर, चीज़ें आप कुछ डैमेज लगी है, कोई ख़राब लगी है या आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है तो आप वापस भेज देंगे डेफिनेटली। तो पेएबल को डेबिट कर देंगे अगर आपने उधार पे ली हुई है, परचेज रिटर्न क्रेडिट। लेकिन अगर आपने कैश पे ली हुई है तो फिर कैश डेबिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। सेम केस यहाँ पे है जी, अगर आपने इन्वेंट्री भेजी है तो पेएबल डेबिट हो जाएगा, लेकिन परचेज रिटर्न क्रेडिट करने की बजाय हम इन्वेंट्री को ही क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। तो अगला है जी सेल ऑफ इन्वेंट्री। जब आप चीज़ें बेचेंगे तो रिसीवेबल्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये होता है इनवॉइस वैल्यू पे। ठीक है जी, इनवॉइस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में क्या होता है जी, एक एंट्री आप इनवॉइस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो चीज़ें आपने बेच दी होती हैं उनकी कॉस्ट इन्वेंट्री में से क्रेडिट कर रहे होते हैं। आप इन्वेंट्री को क्रेडिट कर रहे होते हैं और सेल ऑफ गुड्स को डेबिट करते हैं। यही पॉइंट है, यही आपने समझना है कि पीरियोडिक सिस्टम में जब चीज़ें बेचते हैं तो उस वक्त नहीं पता होता कि आप कितनी कॉस्ट बेच चुके हैं। आप सिर्फ इनवॉइस वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आपको कॉस्ट का नहीं पता होता कि कितने रुपए की चीज़ें जो हमने बेची उनकी कॉस्ट क्या थी। लेकिन आपको परपेचुअल में हर एक चीज़ बेचने के वक्त उसकी कॉस्ट मेजर करनी पड़ती है। ठीक है जी। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय सप्लायर, जब आपने किसी बंदे को चीज़ें बेची हैं तो वो वापस वो भेज रहा है, हम क्या करेंगे, सेल रिटर्न को डेबिट कर देंगे और रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। ये हमने ट्रेडिशनल एंट्री पढ़ी हुई है। सेम एंट्री यहाँ पे होगी, सेल रिटर्न डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन उसकी कॉस्ट पे ये दोनों इनवॉइस वैल्यू पे रिकॉर्डिंग हो रही है। ये भी इनवॉइस पे है, ये भी इनवॉइस पे है, लेकिन जो उसकी कॉस्ट वापस आ रही है उसको इन्वेंट्री में डेबिट करेंगे, कॉस्ट उसी में क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, नॉर्मल लॉसेस जो हैं वो क्या होते हैं जी, एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं। आपको पता होता है कि अगर आपने 100 यूनिट आपके पास पड़े हुए तो उनमें से 1 या 2 डैमेज हो जाएंगे। ऐसा लॉस जो एक्सपेक्टेड होता है उसको नॉर्मल लॉस कहते हैं। इसमें कोई डबल एंट्री नहीं होती क्योंकि हम कॉस्ट तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे विद इन ईयर। लेकिन यहाँ पे आपको जब पता लगेगा नॉर्मल लॉस हो गया है, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देंगे, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे, ये याद रखिएगा। अब नॉर्मल लॉस अगर हो जाएगा तो अब नॉर्मल लॉस की एंट्री आपने पास करनी है। अब नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो आपके कंट्रोल में ना हो या आपकी एक्सपेक्टेशन में ना हो, जैसा से फैक्ट्री को आग लग जाना, ये आपको उम्मीद नहीं थी या आपकी एक्सपेक्टेशन में ये शामिल नहीं थी। ठीक है जी। तो अब नॉर्मल लॉस डेबिट कर देंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस को डेबिट कर देंगे, लेकिन इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे, परचेज को नहीं करेंगे। इस तरह से क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इसमें काउंटिंग होगी, वैल्यूएशन होगी, रिकॉग्निशन होगी, मतलब सारा काम होगा। इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे आपको कुछ भी मेजर करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होता है इन्वेंट्री की वैल्यू क्या आ रही है। यही इन दोनों का फर्क है मेजर।
तो बहरहाल हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे इस पेज पे लिखी हुई है, इसको हम देखेंगे जी। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जनरल एंड पोस्ट इन लेजर। हम ये रिकॉर्डिंग करेंगे एंट्रीज की और पोस्टिंग करेंगे लेजर में, लेकिन हम दोनों सिस्टम के थ्रू चलेंगे। हम पीरियोडिक सिस्टम में एंट्रीज भी देखेंगे और परपेचुअल सिस्टम में एंट्रीज को भी देखेंगे, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है उसके हिसाब से। ओपनिंग इन्वेंट्री है जी 10,000 की, डेफिनेटली इसकी कोई एंट्री तो नहीं होगी, लेकिन इसका अकाउंट में पोस्टिंग ज़रूर होगी। इसकी हम पोस्टिंग कर लेते हैं बाद में फिलहाल। परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रुपीज़ 100,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। 100,000 की परचेज की आपने इन्वेंट्री की, तो उसकी एंट्री आपने पास करनी है। पीरियोडिक मेथड, परपेचुअल। पहले की तो कोई एंट्री नहीं होगी फिलहाल, दूसरे की एंट्री होगी। परचेजेस की हैं आपने, परचेज डेबिट, पेबल क्रेडिट। कितने से की है जी? 1 लाख रुपए से। परपेचुअल में क्या होगा? इन्वेंट्री डेबिट, पेबल क्रेडिट 1 लाख रुपए से, जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा। परचेज ऑफ इन्वेंट्री, परचेज डेबिट, पेबल क्रेडिट, यहाँ पे इन्वेंट्री डेबिट, पेबल क्रेडिट, ठीक है जी। तीसरी एंट्री हम देखते हैं, कैरेज इनवर्ड पे टू 6,000। कैरेज इनवर्ड अगर आपने पे किया है तो कैरेज इनवर्ड का अलग से अकाउंट बनाएंगे। कैरेज इनवर्ड डेबिट और पेबल या कैश क्रेडिट 6,000 से, लेकिन यहाँ पे कैरेज इनवर्ड इन्वेंट्री में ही जाएगा। इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। रिटर्न इन्वेंट्री टू सप्लायर फॉर 8,000, सप्लायर की चीज़ें वापस भेजी हैं, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, सप्लायर डेबिट हो जाएगा। कितने से जी? 8,000 से। लेकिन यहाँ पे आपने अगर सप्लायर की चीज़ें वापस भेजी हैं तो आप सप्लायर को तो डेबिट करेंगे, लेकिन परचेज रिटर्न की बजाय इन्वेंट्री को कम करेंगे, ठीक है जी। सोल्ड गुड फॉर 70,000 फॉर 91,000 ऑन क्रेडिट। पीरियोडिक में आपको सिर्फ इनवाइस वैल्यू पे रिकॉर्डिंग करनी होती है, कॉस्ट पे आप रिकॉर्डिंग नहीं करते। तो 91,000 की आपने चीज़ें बेची हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रिसीवेबल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट 91,000 से। लेकिन यहाँ पे रिसीवेबल्स तो डेबिट होगा 91,000 से, सेल्स भी क्रेडिट होंगी 91,000 से। ये इनवाइस वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रही है, ये भी इनवाइस वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन इसकी कॉस्ट पे कोर एंट्री रिकॉर्ड होगी। इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट हो जाएगा। किस अमाउंट से? कॉस्ट पे, ये 70,000 पे, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर एट इनवॉइस वैल्यू ऑफ 30,000 हैविंग कॉस्ट 10,000। हाँ जी, 13,000 रुपये की चीज़ें वापस आई हैं, 13,000 की तो यहाँ पे एंट्री होगी, 6 एंट्री। वो क्या होगी जी? सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे 2 एंट्रीज होंगी। पहली तो सेल्स रिटर्न वाली ही इनवॉइस वैल्यू पे 13,000, इनवॉइस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, और साथ ही इन्वेंट्री आपकी बढ़ गई, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट। जो चीज़ें बेची थी उनकी कॉस्ट वापस आ गई है, तो कॉस्ट सीजीएस कम हो जाएगी। कॉस्ट वैल्यू पे 10,000, ठीक हो गया। इन्वेंट्री ऑफ वैल्यू 25 फाउंड डैमेज एंड इट इज ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। ये नॉर्मल लॉस हो गया 2,500 रुपये का। तो नॉर्मल लॉस की याद रखिएगा, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हो रही, यहाँ पे नॉर्मल लॉस की एंट्री होगी। क्यों? इन्वेंट्री में से कम हो गया लॉस, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज हो जाएगा, ठीक है जी। एंट्री नंबर 8, ₹5,000 वर्थ ऑफ इन्वेंट्री लॉस बाय फायर। ये अब नॉर्मल लॉस है, इट इज कंसिडर्ड एज अब नॉर्मल लॉस। 5,000 रुपये की इन्वेंट्री जो है वो बाय फायर जल गई है, तो 8वीं एंट्री तो रिकॉर्ड होगी यहाँ पे। वो कैसे होगी जी जनाब? अब नॉर्मल लॉस डेबिट 5,000 रुपये से और परचेजेस क्रेडिट, और यहाँ पे एंट्री होगी नॉर्मल लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब हम बनाएंगे जी लेजर अकाउंट्स, दोनों में इन्वेंट्री अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, कैरेज इन अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है जी। ये अकाउंट्स बनेंगे आपके पीरियोडिक सिस्टम में। फिलहाल हम इनकी एंट्रीज को पास कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। पीरियोडिक सिस्टम में ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ था 10,000 रुपये का, वो तो यहाँ पे सिंपल रिकॉर्ड हो जाएगा, ब्रॉड ऑन बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरी ट्रांजेक्शन है परचेज टू पेबल, परचेज अकाउंट हम कर देंगे डेबिट और पेबल को हम कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे पेबल की ज़रूरत नहीं है, हमारा फोकस परचेज रिटर्न कैरेज इनको क्लियर करना है, तो हम उनको देखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे, पेबल को क्रेडिट कर देंगे, ये एंट्री रिकॉर्ड होगी। कैरेज इन 6,000 रुपीज़, कैरेज इन 6,000 रुपीज़ से इसको क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पे कैश लिख देंगे, डेबिट कर देंगे और कैश क्रेडिट, ये एंट्री होगी। सप्लायर टू परचेज रिटर्न 8,000 रुपीज़ से, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा और पेबल या सप्लायर डेबिट हो जाएगा। उसके बाद रिसीवेबल टू सेल्स है 91,000 की, 91,000 यहाँ पे लिखेंगे और साथ लिखेंगे रिसीवेबल्स,
रिसीवेबल अकाउंट में हमारा फोकस नहीं है इस वक्त, ये रिकॉर्ड होगी। सेल रिटर्न हुई 13,000 रुपये से, सेल रिटर्न यहाँ पे लिखेंगे 13,000 और साथ रिसीवेबल्स, ठीक हो गया जी। अब नॉर्मल लॉस वो 5,000 का, परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे। अब नॉर्मल लॉस यहाँ पे आ जाएगा 5,000 रुपये से और यहाँ पे परचेज लिख देंगे, ठीक है जी। ये सारी हमने एंट्रीज पास कर ली हैं। देखना ये है कि आगे होना क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक अकाउंट बना लेते हैं हम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमें पता है कि इन्वेंट्री अकाउंट जो है आपका क्लोज होगा और ये चला जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। परचेजेस हैं आपकी, ये नेट जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएंगी 95,000 से, ठीक हो गया जी। परचेज रिटर्न नहीं जाएंगी, सॉरी, परचेज रिटर्न भी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर हो जाएगी 8,000 से। ये डेबिट हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न। कैरेज इनवर्ड यहाँ पे डेबिट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेबिट कर देंगे कैरेज इन, ठीक है जी। अब नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं जाएगा, सेल रिटर्न में नहीं जाएगी। अच्छा, इसको हम टोटल कर लेते हैं 10,000, 15, 110,000, 110 यहाँ पे आ जाएगा। जो चीज़ें बेची थी हमने फॉर द ईयर, तो यहाँ पे लिखा होगा कि हमने कोई 70,000 रुपये की चीज़ें बेची थी, पर यहाँ पे हमें नहीं पता लगेगा हमने कितना रुपये की चीज़ें बेची थी। हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की पहले कैलकुलेशन होगी जो कि हमारे हिसाब से बनती है 32,000। क्लोज स्टॉक की कैलकुलेशन होगी 32,000 और बैलेंसिंग फिगर जो जाएगी वो जाएगी इनकम स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगी। कितनी अमाउंट जाएगी जी? 1,10,000 में से 32,000 माइनस करेंगे, माइनस 60,000, 70,000। हमें ये पहले काउंटिंग से पता लगाना होगा कि कितना स्टॉक पड़ा है। ये वैल्यू पहले आएगी और ये सेकंड प्रायोरिटी के तौर पे आएगी, याद रखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेशन क्लोजिंग स्टॉक की होती है और सेकंड कैलकुलेशन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की होती है। अब हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, उसमें आएगी सेल्स जो कि आ रही हैं जी आपकी 91,000 की, ये लिखी हुई है। इसमें सेल रिटर्न हो जाएंगी माइनस 13,000 की, 78,000 की नेट सेल आ जाएगी, लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जिसका हम ये पूरा फॉर्मूला आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। उसको हम अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे जी? ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेज 100,000, लेस नॉर्मल लॉस 5,000, प्लस कैरेज 6,000। कैरेज 6,000 का है जी, हमने यहाँ पे 6,000 लिखा है तो इस हिसाब से हमारे इस अकाउंट में थोड़ी सी गलती है, उसको ठीक कर लेते हैं। अगर हम टोटल करें 10 प्लस 95 प्लस 6 तो 1,11,000 बनता है ये। यहाँ पे भी जब 1,11,000 आएगा तो ये हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने का आ जाएगा जी? 8 प्लस 70 33,000 का आ जाएगा, ठीक है जी। ये कैरेज 6,000 का है, ये यहाँ पे हमने एंट्री पास की हुई थी, ये देखिएगा, ये बस ये गलती हुई यहाँ पे, इसको ठीक कर लें आप। तो 6,000 रुपये का कैरेज आ जाएगा, माइनस परचेज रिटर्न जो है 8,000 रुपये की वो माइनस हो जाएगी। ये परचेज रिटर्न डेफिनेटली परचेज की बिल्कुल साथ माइनस होनी चाहिए थी, आप ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब इसमें से माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 33,000, तो आपके पास आ जाएगा जी 70,000 और आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 8,000। अब जो अब नॉर्मल लॉस हुआ है वो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जाके माइनस होता है। अब नॉर्मल लॉस कितना हुआ जी? आपका 5,000 का हुआ है, तो अब नॉर्मल लॉस ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जाके माइनस होता है, ये याद रखिएगा। ये हर मेथड में ऐसे ही है, चाहे परपेचुअल है या पीरियोडिक है, दोनों में नॉर्मल लॉस ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे माइनस होता है। तो ये चीज़ है जी आपकी पीरियोडिक मेथड में इस तरह से कैलकुलेशन होती है। अब आ जाते हैं परपेचुअल की तरफ। ये सारी एंट्रीज आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अब हम परपेचुअल की एंट्रीज पास कर लेते हैं। एंट्रीज को पास लेजर बनाना है हमने। परपेचुअल में आपने याद रखना है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो अकाउंट है वो इन्वेंट्री अकाउंट है, जो सबसे बड़ा अकाउंट होगा, उसमें हर तरह की कैलकुलेशन आएगी। उसके बाद सेल्स अकाउंट है, उसके बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट है, उसके बाद अब नॉर्मल लॉस अकाउंट है, ठीक है जी। टोटल बस ये अकाउंट है। अब हम पहला अकाउंट देने सबसे पहले तो ब्रॉडन बैलेंस ओपनिंग स्टॉक आएगा। ओपनिंग स्टॉक था जी 10,000 रुपीज़ का, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक जो आपका आ रहा है वो 10,000 रुपीज़ का आ रहा है
ये देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 ये लिखा हुआ है। अब उसको दूसरी इन्वेंट्री परचेज की एंट्री है जी, 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री परचेज की है। परचेज अकाउंट यहाँ पे कोई नहीं बनेगा, सीधा सीधा इन्वेंट्री में बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा पेबल, ठीक है जी, इन्वेंट्री डेबिट। अब इन्वेंट्री क्रेडिट का 6,000 रुपये से, ये बेसिकली क्या चीज़ थी, ये कैरेज था। कैरेज की एंट्री हमने यहाँ पे अलग की थी, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री में ट्रांसफर हो जाएगा, कैरेज इन्वेंट्री में ट्रांसफर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे हमने कैरेज इनका अलग से अकाउंट बनाया था, यहाँ पे कैरेज इनका कोई अकाउंट नहीं बनेगा, सारा इन्वेंट्री में ट्रांसफर हो जाएगा। परचेज रिटर्न की एंट्री थी, यहाँ पे 8,000 की, यहाँ पे 6,000 की गलती से आ गई है, इसको ठीक कर लेते हैं जी, ये 8,000 से होगी, ठीक है। तो इन्वेंट्री में परचेज रिटर्न कम हो रहा है, सप्लायर को चीज़ें वापस भेजते हैं 8,000 से। अच्छा जी, यहाँ पे देखेंगे परचेज रिटर्न का अलग से अकाउंट बन रहा था, जबकि यहाँ पे इन्वेंट्री को ही क्रेडिट कर देंगे, अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे, ओके। अच्छा, रिसीवर्स की एंट्री सेल्स, रिसीवेबल टू सेल्स, लेकिन इन्वेंट्री 70,000 रुपये से, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं थी, यहाँ पे एंट्री पास हो रही है। जो चीज़ें बेची उसी वक्त उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, 70,000 से आपने चीज़ों को क्रेडिट कर देना है। सेल्स को हम करेंगे 91,000 से, रिसीवर्स को डेबिट करेंगे 91,000 से, लेकिन सीडीएस अकाउंट साथ साथ ही बनेगा हमारा, 70,000 से हमारा उसको ट्रांसफर कर देंगे इन्वेंट्री को, ठीक है जी। सेल रिटर्न 13,000 से, 13,000 से रिसीवेबल क्रेडिट, इन्वेंट्री 10,000 से। ये बेसिकली क्या चीज़ थी जी, ये आपकी सेल रिटर्न थी, यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं हो रही थी, जबकि यहाँ पे एंट्री पास करेंगे हम 10,000 रुपये से, इन्वेंट्री को हम क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि सेल रिटर्न चीज़ें वापस ही हमारा स्टॉक बढ़ गया, ठीक हो गया जी। अब नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस की भी इन्वेंट्री में रिकॉर्डिंग करते हैं। इन्वेंट्री से 2,500 रुपये का बैलेंस कम हो जाएगा हमारा, और सीडीएस को हम ट्रांसफर कर देंगे। अब नॉर्मल लॉस इन्वेंट्री को तो हम क्रेडिट करेंगे 5,000 रुपये से, लेकिन अब नॉर्मल लॉस को डेबिट करेंगे, सीडीएस को नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये टोटल अकाउंट्स है हमारे, और यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, ओके जी। अब हम बनाएंगे एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में आ जाएंगे जी सेल्स, जो कि हैं जी हमारे पास 91,000 की, इसमें से माइनस कर देंगे सेल रिटर्न जो कि हमारे पास है 13,000 की, यहाँ पे आ जाएगा 78,000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें क्लोजिंग स्टॉक की अभी हमने कैलकुलेशन करनी है, 72,500, उसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 62,500, ये जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 62,500। इससे हमारा निकल आएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट 78,000 माइनस 62,500, 15,500 आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से अब नॉर्मल लॉस माइनस करेंगे, जो कि यहाँ पे आ रहा होगा 5,000, ठीक है जी। और क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन आप कर लें, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक इन सबको जमा करें तो ये 1,10,000, 1,20,000, 1,26,000 टोटल बनता है। 1,26,000 यहाँ पे लिखें, इन सबको माइनस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बनती है 40,500, ठीक है जी। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक वगैरह माइनस करने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ें सेल हुई हैं सीधी सीधी वो आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ नोट कर लें, यहाँ पे आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी 40,500। यहाँ पे हमसे गलती हो गई थी एस्टिमेटेड में, अगर यहाँ पे भी हम क्लोजिंग स्टॉक 40,500 लेंगे तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाने वाली वैल्यू जो होगी वो सेम आ जाएगी, 62,500 जाएगी। 40,500 लेंगे तो ये 62,500 आएगी, जो कि आपकी यहाँ पे आ रही है 15,500 माइनस 5,000, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली अगर आप देख लें, अगर आप परपेचुअल के थ्रू करना चाहते हैं या पीरियोडिक के थ्रू करना चाहते हैं, आपका आंसर अल्टीमेटली सेम आएगा। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 40,500 आ रही है और यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 40,500 आ रही है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर सेम आता है दोनों मेथड के थ्रू। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे आप परचेज अकाउंट अलग बनाते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट अलग बनाते हैं, नॉर्मल लॉस अकाउंट अलग, सेल रिटर्न अकाउंट अलग वगैरह वगैरह, सारे अकाउंट अलग बनाते हैं। यहाँ पे सब कुछ एक ही अकाउंट में डाल देते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, अब नॉर्मल लॉस, जितने भी लॉसेज हैं सारे इन्वेंट्री में डाल देते हैं। यहाँ पे आप परचेज अकाउंट में सिर्फ अब नॉर्मल लॉस लेके आते हैं और कोई लॉस नहीं निकालते, सारे के सारे परचेज सीडीएस में हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है जी। अल्टीमेटली हमारे ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर दोनों मेथड के थ्रू सेम आएगी, ये याद रखिएगा। वो जो गलती हुई थी वो गलती और चीज़ है, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की पहले जो कैलकुलेशन हमने की थी, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि पहले आपको क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल कैलकुलेशन करती है
उस एस्टिमेट में गलती होगी, वो 33,000 नहीं बनता था, वो 40,500 बनता था। ठीक है जी, तो ये चीज़ अपनी चेतना से